हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सजाम नंबर 6.3 और थ्योरम्स भी देखेंगे हमारे आगे के। चलिए फिर एग्जाम 6.3 सॉरी, क्या बोल रहा है एग्जाम 6.3? इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines then each pair of corresponding angles is equal। ये याद रखना है, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम भी कहा जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखो, अगर मैं नाम दे दूं, देखो दो लाइन है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, पैरेलल है, ठीक है। मान लिया लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, पैरेलल, इसको ये पैरेलल का सिंबल है, याद रखना ये पैरेलल का सिंबल है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कौन सा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ कि ना? या तो आप ये वाला मान लो, इधर वाला, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो येलो येलो से बताया वो एक एंगल है, ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। मान लो ये अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री रहेगा, ये y डिग्री है तो ये y डिग्री रहेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं कब? जब लाइंस पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल ने कट किया हो, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये इक्वल होंगे। ये हमको बता रहा है एक्सियम नंबर 6.3, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम भी कहेंगे। तो जब भी आपको कभी भी ऐसे दो पैरेलल लाइंस हो और कोई एंगल बनाओ, या ऊपर वाला और नीचे वाला, तो आप डायरेक्टली ये एंगल इक्वल लिख दोगे और लिखोगे उसका जस्टिफिकेशन करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। समझने के लिए अभी के लिए एक्स हटा तो नाम देते हैं इसको, मतलब अगर ऐसी कोई कंडीशन आपको आती है, मान लो ये था ए, ये पॉइंट है बी, यहाँ है सी, ये है डी और ये है ई, तो आप डायरेक्टली लिख सकोगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल, और बी डी ई ये वाला एंगल, एंगल बी डी ई इक्वल, इसका जस्टिफिकेशन क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, कैसे आया। फिर चाहते हो तो नाम इधर भी दे दो, ये मैं अगर ई मान लूं और ये एफ दे दो, एफ, ये जी, तो आप देखो ए बी ई बी डी एफ इक्वल रहेंगे। फिर ये नीचे वाले एंगल्स भी आप बता सकते हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल से नहीं है, सही है ना। अब वैसे देखा जाए तो सीधी बात है, अगर ये और ये इक्वल है, ये एक्स है ये एक्स है, तो सीधी बात है ये अपोजिट एंगल से, तो ये एक्स आएगा, इसका अपोजिट ये एक्स है, तो करस्पॉन्डिंग से भी इक्वल आप बता सकते हो, अपोजिट से भी इक्वल बता सकते हो, एक ही बात है ना। ये देखो ये करस्पॉन्डिंग वाई इक्वल है, तो ये क्या रहने वाला आपको? इधर का बी वाई रहेगा, ये क्या रहेगा आपका? ये भी वाई रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? नाम लिखना है आपको, ठीक है। अभी के लिए इतना सिर्फ इतना याद रखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे कब? अगर पैरेलल लाइन है और उसको एक लाइन ने कट किया है, मतलब ये ट्रांसवर्सल ने कट किया है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल ने जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाए होते हैं पैरेलल लाइंस पे, वो इक्वल होते हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट आगे फिर से देखिए, चलिए एक्सियम 6.4 क्या कह रहा है? इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that a pair of corresponding angle is equal, then the two lines are parallel to each other। मतलब ये लाइन 1 है, लाइन 2 है, ये ट्रांसवर्सल आपका है, ये वाला आपका, ठीक है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। इस ट्रांसवर्सल ने ये लाइन 1 लाइन 2 कट किया है, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो गए, नाम दे देते हैं ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ, ठीक है। कोई भी एक पेयर भी अगर इक्वल हो जाए तो बाकी के तो एज होंगे, सारे इक्वल ही होंगे। मतलब मैंने अगर आपको अगर ऐसा मिल जाए एंगल ए बी सी, ये एंगल, और बी ई एफ, बी ई एफ ये वाला एंगल इक्वल अगर मिल जाए, ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली क्या लिख दोगे? देयरफॉर लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2। ये क्या हुआ?
कॉन्वर्स हुआ किसका, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का, तो इसको आप कॉन्वर्स भी लिख सकते हो, कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। कॉन्वर्स मतलब उल्टा। उस पहले वाले 6.3 ने क्या बताया, एक्सियम ने पैरेलल लाइंस रहे और ट्रांसवर्सल ने कट किया तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इसने बोला अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल रहेगी, सही है। तो कॉन्वर्स नाम याद रखना, पैरेलल वाला याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल रहते हैं, बस कॉन्वर्स लगा के लिख देना उसको, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम हमने कहा है, ठीक है। अब इन दोनों का हेल्प से थ्योरम नंबर, हमारा नेक्स्ट थ्योरम प्रूफ कर देंगे। चलो नेक्स्ट थ्योरम, चलिए तो थ्योरम नंबर 6.2 क्या कह रहा है हमसे, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, पहले तो ड्रॉ कर लो तो थोड़ा सा आइडिया क्लियर आ जाएगा। दो पैरेलल लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, चलिए लेंगे इसको थोड़ा सा, एक और पैरेलल लाइन, इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ड्रॉ कर ली, है ना। अब देखते हैं एक ट्रांसवर्सल भी ड्रॉ कर लेंगे इसको। आप ये सारी चीजें स्केल से करोगे, ठीक है। कुछ बच्चे हमारे हाथ से निकालना शुरू कर देते, रफ डायग्राम बनाते, वैसा नहीं करना है, ठीक है। ये हमारे एक फिगर बन गई, ठीक है। ये लाइन 1, ये लाइन 2 जो कि पैरेलल है, ये आपका ट्रांसवर्सल, राइट, ट्रांसवर्सल लाइन। देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, ये हमको प्रूफ करना है। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर के, ये और ये और ये, अल्टरनेट मतलब एक साइड, अगर ये साइड है तो ये साइड, ये इक्वल बताना है, ठीक है। या तो फिर इधर का लोगे तो इधर का चाहिए, मैं इधर का करता हूँ, सिमिलरली इधर का लिख देंगे, ठीक है ना। तो नाम दे देते हैं आप फटाफट, ये आपका ए, ये पॉइंट बी, फिर से सी, डी, ई, एफ, और ये जी, और ये एच, ठीक है, नाम दे दिए सबको। अगर आप देखो करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से आप क्या बता सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम हमने देखा, लाइन पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल ने कट किया हो, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते थे वो क्या होते थे, इक्वल होते थे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मतलब इक्वल होगा, मैंने देखो व्हाइट कलर से बताया, बराबर है। हम यहाँ लिखेंगे, प्रूफ कर रहे हो ना, प्रूफ गिवन क्या है, लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2 एंड इसको लाइन 3 मान लो, लाइन 3 इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, याद कर लेना है, लाइन 3 इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल आपका, और बी डी ई, एंगल बी डी ई, क्या जस्टिफिकेशन है इसका, अभी देखा था, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, है ना। एक्सियम मतलब पहले से प्रूफ है वो, ठीक है, प्रॉपर्टी ऐसा मान लो जो खुद सेल्फ प्रूव्ड है। एक मिल गया आपको, इसको ब्रैकेट कर लेंगे, ये प्रूफ कर रहे हैं, आपको याद भी रहना चाहिए, वैसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1। अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे ना, ये वाला और ये वाला अपोजिट एंगल से, हाँ की ना, अपोजिट एंगल है ना, तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एच बी डी, एच बी डी, क्या रीजन होगा इसका, अपोजिट एंगल्स, और यही तो हमने एक्सरसाइज थ्योरम नंबर 6.1 में किया था ना, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सही है। बस इसको भी ब्रैकेट कर लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान लो। अब 1 और 2 अगर चेक करो, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड सेम, मतलब राइट हैंड साइड सेम हो जाएगी,
तो एंगल बी डी ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल बी डी ई इक्वल्स टू एंगल एच बी डी। हो गया प्रूफ अल्टरनेट एंगल, हाँ कि ना, बनाना। देखो बी डी ई एच बी डी, ये वाला एंगल आपका है ना, ये वाला एंगल इक्वल बताया ना। देखो ऐसा जेड बन रहा है, जेड याद रखना है। अब पैरेलल लाइन से करोगे तो ऐसा जेड बन रहा है, तो ये एंगल जो रहेंगे ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, थ्योरम बोलेंगे इसको, हम इक्वल बता देंगे आज के बाद। अब ये थ्योरम तो भी क्लियर हो गया, प्रूफ कर दिया आपने, हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली लिख लो, सिमिलरली इधर वाला एंगल भी ऐसा ऐसा जेड बनेगा ना, सॉरी ऐसे जेड बनेगा, उल्टा जेड बनेगा तब भी इक्वल आएगा। तो कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं हम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जेड बन रहा है ना, जेड सी बी डी जी, जो अगर आपको पाथ दिख रहा है तो डायरेक्टली लिख दो सी बी डी इज इक्वल टू बी डी जी, सी बी डी बी डी जी। ये जो एंगल है दोनों इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, बस अब इसको ब्रैकेट कर लेना, हो गया प्रूफ। सिमिलरली ये भी प्रूफ कर सकते थे, हेंस प्रूफ। क्लियर। तो अब इसके बाद जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसे दो पैरेलल लाइंस दिए थे, एक ट्रांसवर्सल था, तो अब डायरेक्टली ये एंगल और ये एंगल जेड बना रहा है ना, जेड बना रहा है, बस इक्वल कर देंगे और लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जस्टिफिकेशन, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये जेड बना रहा है ना, जेड बना रहा है, देखो जेड बना रहा है, उल्टा जेड हो या सीधा जेड, बस इक्वल रहेंगे ऐसा बता देंगे। ये वाला भी देखो, ये भी जेड बना रहा था, इसलिए तो मैंने ये और ये एंगल इक्वल लिया, ठीक है। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, सिंपल है। दो याद रखने का, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। इसके बाद और आएगा, ये जो इंटीरियर एंगल्स थे एक साइड के, इनका सम 180 होता है, ये हम देखेंगे आगे, ठीक है। याद रखना, चलिए आगे बढ़ते। चलिए थ्योरम नंबर 6.3। अब ये क्या कह रहा है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन द टू लाइंस आर पैरेलल। बस वही सेम किस्सा, प्रूफ भी है। इसका प्रूफ मैं नहीं करूंगा, आपको करना पड़ेगा, चाहो तो बुक में से देख लो, सिंपल है। इसने क्या कहा है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा, मतलब ये और ये एंगल इक्वल होगा, तो ये लाइन 1 एंड लाइन 2 आपको पैरेलल प्रूफ करना है। सेम क्या करोगे आप, ये इक्वल दिया रहेगा है ना, ये एक्स एक्स इक्वल है, मैं सिर्फ एक्स एक्स लिख रहा हूँ, एक्स इक्वल टू एक्स, चाहो तो मैं इसको नंबर देता हूँ, एंगल 1 एंगल 2, आप नाम देना सिर्फ, जैसे पहले इसमें दिया है वैसे नाम दे देना। मैं लिख दूंगा 1 इक्वल टू 2 गिवन है, हाकी ना, और ये मान लो 3 है, ये मान लो, ठीक है हाँ। फिर आप लिख दोगे 1 इक्वल टू 3, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है ना, अपोजिट एंगल्स, ये गिवन है। नाम लिखना सिर्फ अब डिटेल में, एंगल वगैरह जैसे हमने प्रीवियस केस में लिखा। दूसरा थर्ड, और देखो 1 और 2 सेम है, ये सेम है, तो ये सेम होगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2 और 3 इक्वल आ जाएगा। अब 2 और 3 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना, 2 एंड 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो अभी हमने देखा था कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, कि एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइन 1 और लाइन 2 क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो डायरेक्टली लिखते हैं लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2 बाय यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, सिंपल है। पूरा उल्टा करो, प्रूफ तो लगभग सेम ही है, ये दिया है, फिर ये लिया अपोजिट, ये इक्वल दिखा दिया और करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम यूज किया। प्रीवियस केस में आपने क्या किया था, ये कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें यूज किया है, क्योंकि ये कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना।
इसको आप ये भी कह सकते हो कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, इसको आप ऐसे भी बोल सकोगे, ठीक है। तो जब कभी भी अब आपको किसी भी दो लाइंस ड्रॉ किए तो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो, दो पैरेलल लाइन से सिर्फ दो, एक ट्रांसवर्सल है, अगर ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा तो आप डायरेक्ट लिख दोगे ये लाइन 1 और ये लाइन 2 पैरेलल है, या इधर का इक्वल दिया है इधर का इक्वल दिया है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल दे दिए, फिर से लाइन 1 एंड लाइन 2 इक्वल है, आप डायरेक्टली लिख पाओगे, समझ गए। सिर्फ जस्टिफिकेशन क्या लिखोगे, कॉन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, क्योंकि एंगल से आप लाइंस पैरेलल बता रहे हो, अगर लाइन से एंगल बताया तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो थ्योरम नंबर 6.4 6.5 याद कर लेंगे, इसका प्रूफ तो करने की जरूरत नहीं, आप चाहो तो कर लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको हमेशा जितने भी थ्योरम्स है इनके स्टेटमेंट्स याद रहना चाहिए अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में वो फिर यूज होंगे, अगर आप वो याद नहीं रख पाओगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। थ्योरम नंबर 6.4 क्या कह रहा है, इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary, जो मैंने अभी बताया था बस वही रफ डायग्राम ही ड्रॉ करके बता देते हैं जल्दी से। दो लाइंस मान लो पैरेलल है, लाइन 1 एंड लाइन 2, एक लाइन ऐसी है ट्रांसवर्सल होगी, तो जो इंटीरियर एंगल से एक साइड के ना, ये वाला और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा, मान लो ये एंगल x है ये एंगल y है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, क्यों, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री है। ये कह रहा है आपको थ्योरम नंबर 6.4। अब 6.5 थ्योरम क्या कह रहा है, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, मतलब ये अब इसका उल्टा, अगर इंटीरियर एंगल्स सेम साइड के सप्लीमेंट्री रहेंगे तो लाइन पैरेलल रहेंगे, ये एक दूसरे का कॉन्वर्स है, ठीक है, एक दूसरे का विपरीत है, समझ रहे, उल्टा है। लाइंस पैरेलल रहे तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड 180 रहेगा, और अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड 180 रहा तो लाइंस पैरेलल रहेंगे, बस यही कह रहा है ना, सिंपल है। नाउ टॉपिक नंबर 6.6 लाइंस पैरेलल टू सेम लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, देखो थ्योरम 6.6 से समझते हैं, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, लाइन 3, अगर दो लाइंस किसी एक लाइन को पैरेलल है, मतलब मैंने इसलिए लिखा लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2, दिख रहा है, और लाइन 3 इज पैरेलल टू लाइन 2, ये वाला भी इसको पैरेलल है ना, लाइन 1 लाइन 2 को पैरेलल है, लाइन 3 लाइन 2 को पैरेलल है, तो ये एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे ना, सीधी बात है, लाइन 1 और लाइन 3 एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, हाँ कि ना, इसने ऐसा कहा है कि लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 3, ये इंप्लाई करता है, बस ये याद रखना है, याद करना है आपको तो याद कर लो, देखो लाइन 1 लाइन 2 में ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, हाँ कि ना, ये अगर x है तो ये x होगा, हाँ कि ना, फिर लाइन 2 लाइन 3 पैरेलल बोला है तो ये अगर x है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से। अब देखो दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, तो दिस इक्वल्स टू दिस है ना, हाँ कि ना, मतलब मैं मान लो अगर ये पैरेलल लाइन होती ही नहीं बीच में की, होती ही नहीं, ये होता ही नहीं, तो अब तो बता सकते हो ना, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आ गए आपके, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं, तो कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, अगर एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी, अगर आपको प्रूफ करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, बस मोर इंपॉर्टेंट ये है कि एक लाइन दूसरी लाइन को पैरेलल है, तीसरी लाइन दूसरी लाइन को पैरेलल है, तो फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, सिंपल, समझ में आ गया है ना, क्लियर है। बस ये जो हमने अभी तक थ्योरम देखे थे, एक्सियम देखे, इसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं हमारी, तो चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y
एंड देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, मतलब एक्स और वाई ये एंगल तो आपको फाइंड आउट करना ही है, ए बी और सी डी को पैरेलल बताना है। कैसे बताओगे? ये देखो, अगर मैं नाम दे दूं इसको फ्रॉम फिगर, इसी डायग्राम को फिर से आप ड्रॉ कर लेना और नेमिंग दे देना। ये मान लो मैंने नाम दे दिया P, ये पॉइंट Q, ये पॉइंट आपका R, ठीक है, ये पॉइंट आगे आगे का S पॉइंट, ठीक है। अब आप देख सकते हो फ्रॉम फिगर डायरेक्टली लिखना शुरू कर देंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको समझे इसलिए, है ना, और जूम कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल है और ये वाला एंगल है, एक लाइन में ना पी क्यू आर एस एक लाइन है, सही है। तो क्या कहा है, क्यू ए इज रे ऑन लाइन पी एस, पूरी लाइन के ऊपर। देयरफॉर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एंगल पी क्यू ए प्लस एंगल ए क्यू आर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, बताया था हमने, एंगल्स इन लीनियर पेयर, हाँ कि ना। अब इसमें पी क्यू ए गिवन है, यहाँ लिख लेना चाहो तो गिवन में क्या लिखा है, एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, और सेकंड गिवन किया आपको एंगल सी आर एस, एंगल सी आर एस इज इक्वल टू 130 डिग्री आपको गिवन है, ठीक है ना। ये आप चाहो तो लिख लेना, ठीक है। ये हटा देते हैं, एक्स्ट्रा का मैंने लिख दिया 130 डिग्री, ठीक है। अब पी क्यू ए दिया है आपको 50 डिग्री, लिखो फिर जो दिया है 50 डिग्री। ये एंगल ए क्यू आर क्या है आपका, एक्स है, तो लिखो एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ कि ना। तो बस इसी तरीके से आप निकाल लोगे, एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड में भेज दिया था आपने, सही है। बस अब सॉल्व करो, 180 माइनस 50 कितना होता है, 130 डिग्री, एक्स इक्वल टू, ये मिल गया आपको एक्स की वैल्यू। इसको हमेशा क्या करना चाहिए, हमने ब्रैकेट करना चाहिए जो भी आंसर आता है, सही है। अब इसके बाद फिर से इधर आ जाओ, अब ये वाला एंगल और ये एंगल फिर से लीनियर पेयर में, नाम लिखो क्यू आर सी और सी आर एस, एंगल क्यू आर सी प्लस एंगल सी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से लिख लेना फ्रॉम फिगर, है ना। फिर से इसका रीजन क्या आएगा, एंगल्स इन लीनियर पेयर, हाँ कि ना। अब क्यू आर सी या सी आर एस क्या दिया है आपको, सी आर एस दिया है, हाँ कि ना। तो ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो। वैसे भी आप अगर लीनियर पेयर ना यूज करते तो जो हमने अभी तक पढ़ा था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइंस अगर हो तो, बट यहाँ पर आपको पैरेलल लाइंस दिए क्या, नहीं, हमको तो प्रूफ करना है। अगर पैरेलल लाइन दी होती ए बी और सी डी तो हम डायरेक्ट लिख देते, ये 50 आर एंगल जो था ये वाला, ये 50 हो जाता, ये एक्स मतलब 130 हो जाता, ये 130 तो ये 130 हो जाएगा, सिंपल। अब आप देखो यहाँ पर ये वाला यूज होगा क्या आपका, क्योंकि आपको क्यू आर सी और सी आर एस पता है क्या, क्यू आर सी सी आर एस, उसमें आपको क्यू आर सी मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, डायरेक्टली अगर लिख दूं मैं पुट करूँ तो। वैसे तो इस केस में जरूरत नहीं है, इस केस में इसकी जरूरत नहीं है, ये तो हमने सिर्फ ऐसे समझाने के लिए लिखा है। अगर आप यहाँ ये 130 लिख दो तो क्यू आर सी कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा ना, हाँ कि ना, ये 50 डिग्री आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर में, हाँ कि ना। तो ये आप लिख लेना, ये अभी इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ हम यहाँ यूज कर सकते हैं, आपको एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, आप निकाल लेना। तो चलो ये तो जरूरत है हमको अभी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल काम हो जाएगा, हमारा सेकंड जो है वो इससे काम हो जाएगा, हमको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो बताओ एंगल क्यू आर सी कितना आ जाएगा, ये कितना है, 130 डिग्री दिया है आपको,
या 180 डिग्री डायरेक्टली लिख देते हैं। एंगल क्यू आर सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 30 50 डिग्री। अब हमने बार बार कहा है ब्रैकेट कर लिया करो, ब्रैकेट बना दिया हमने, सिंपल है। ये 50 डिग्री आ गया। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स से आप डायरेक्टली कह सकते हो बाय यूजिंग कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, लाइंस पैरेलल होंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। सही है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 ऐसे लिखना पड़ेगा। ये जो आपने आपको जो गिवन है यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर फ्रॉम फिगर, नाम लिखो एंगल पी क्यू ए और क्यू आर सी, एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल पी आर सी फ्रॉम फिगर या फ्रॉम गिवन, ऐसा भी लिख सकते हो गिवन एंड इक्वेशन, इसको 1 दे दो, इक्वेशन 1। हाँ की ना। अब मुझको बताओ अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो लाइन क्या हो जाती है पैरेलल होती है। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, डायरेक्ट लिखना देखो। इसका रीजन क्या लिखोगे कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। सही है, ये प्रूव करना था इसलिए हम इसको ब्रैकेट कर लेंगे कि चेक करने वाले को आसानी हो। नहीं, बच्चे ने यहाँ पर प्रूफ कर दिखाया है, यहाँ पर हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हो। सही है, ठीक है। देखो आधा पार्ट तो हो गया, सी डी ए बी और सी डी पैरेलल प्रूफ कर दिया, एक्स भी मिल गया आपको, वाई फाइंड आउट करना है। वाई कैसे फाइंड आउट करोगे, ये अपोजिट एंगल्स है ना, अपोजिट एंगल्स, एंगल सी आर एस और क्यू आर डी लिखो फिर फ्रॉम फिगर एंगल सी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर डी, क्या है ये अपोजिट एंगल्स है, या अपोजिट एंगल थ्योरम भी लिख सकते हो। अपोजिट एंगल थ्योरम था ना हमारा, फर्स्ट एंगल थ्योरम वही था कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। बस ये 30 डिग्री है सी आर एस, तो क्यू आर डी मिल जाएगा आपको। सी आर एस कितना है 130 डिग्री, तो एंगल क्यू आर डी क्या मिल जाएगा आपको। ये कहां से लिखोगे, यहाँ लिखना है इसका जस्टिफिकेशन फ्रॉम गिवन, गिवन में दिया है ना सी आर एस 30 डिग्री है, देयरफॉर ये क्या है क्यू आर डी मतलब एंगल क्यू आर डी इज इक्वल टू 130 डिग्री, और क्यू आर डी मतलब ही वाई है। सही है, बस मिल गया आपको ब्रैकेट। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो चेक करने वाले को एकदम आसानी होगी, उसको दिखेगा आपने बॉक्स किया है तो कि x यहाँ पर है, मिल गया मार्क्स, फिर बंदे ने यहाँ पर ये प्रूफ किया है, इसको भी मार्क्स दे दो, y ने ये y की वैल्यू भी निकाली, ये लिख दो। और वैसे भी हम डायरेक्टली लिखते हैं ना, देयरफॉर आंसर क्या लिखते हैं हम, देयरफॉर x इज इक्वल टू y इक्वल टू, हमेशा आंसर लिखना चाहिए लास्ट में। ये तो ऊपर का सॉल्यूशन था ना, x आपका आया था 50 डिग्री, y आया आपका 130 डिग्री, x 50 आया था क्या, नहीं x भी 130 है, y भी 130 है, ठीक है। बस ये अब मिटा देता हूँ, ये 130 है ना, 130 डिग्री, इसको भी ब्रैकेट कर लेंगे y को। लास्ट में लिखने से क्या होता है, हमेशा आदत रखो लास्ट में आपको ब्रैकेट करके आंसर हमेशा लिखना है, ठीक है। और जब भी खत्म हो लिखते हो, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। एक लाइन ड्रॉ करो और क्रॉस करो, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन लिखो, जो मान लो 5 है तो उसके लिए एक लाइन छोड़ोगे, फिर सॉल्यूशन ऐसा लिखोगे, उसके लिए एक लाइन छोड़ोगे, ये मार्जिन में लिखोगे ना, देखो ऐसा, फिर यहाँ गिवन लिखोगे, फिर कॉमा देकर यहाँ से गिवन लिखना शुरू करोगे। और ब्लॉक ऑफ कोड लिखना है, मतलब थोड़ा सा लिखा, फिर थोड़ा सा लिखा, फिर थोड़ा सा, गैप दे दे के लिखना है तो अच्छा दिखता है। सबसे बढ़िया होता है अगर परमिट करता है सॉल्यूशन, तो यहाँ लिखा, एक लाइन छोड़ दी, फिर यहाँ लिखा, एक लाइन छोड़ दी, फिर यहाँ लिखा, ऐसा लिखना चाहिए।
जो भी आप आंसर लिख रहे हो इस टाइप से लिखा रहेगा। दूर दूर लिखना चाहिए, थोड़ा अच्छा होता है, दिखता है। दूसरा इक्वल टू के नीचे इक्वल टू ही आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए एक स्ट्रेट लाइन में ही आपने ड्रॉ किया था। ठीक है, ये तो सिर्फ लिखने का प्रेजेंटेशन का मैं स्किल बता रहा हूँ, बाकी का तो आपको आना चाहिए। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 6.2 का। ठीक है।